इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो सकते हैं, बट जो सिविल राइट्स हैं वो लगभग उसी तरह से रहते हैं। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग प्रहरी अभिलेख की तरफ से फिर आपके सामने हाजिर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 लेके, और हमारे साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर राजीव मेजर। और इससे पहले कि हम ये एपिसोड शुरू करें, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का और हमारे फॉलोअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जो हमारे को सुझाव देते हैं और जितना इंटरेक्शन आप दिखा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपसे एक निवेदन है कि जो ये एपिसोड्स हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम भारतीय अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने समाज को, हमारी व्यवस्था को समझ सकें। तो एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने बात की हमारे प्रियम्बल की, हमारे बेसिक स्टेट और सेंटर के गणराज्य की व्यवस्था की। बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि बहुत बार कोट होता है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और जिसको बार बार कोटिंग पॉलिटिशियंस भी करते हैं, आम जनता जो अपना रोष प्रकट करती है वो भी फंडामेंटल राइट्स पे करती है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आज हमको आप उस पे फंडामेंटल राइट्स पे थोड़ा सा रोशनी डालें और हमको बताएं कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, और ये कितना सच है जितनी बार हम सुनते हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। जी गर्ग जी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पैमाना होते हैं किसी भी समाज का कि वो समाज कितना सभ्य है। जी, क्योंकि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो समाजवादी व्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे वो कोई मिश्रित व्यवस्था हो, चाहे कोई और व्यवस्था हो, उसकी फिलॉसफी के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है कि हम किस तरीके से इस समाज में जो हाशिए पे बैठा व्यक्ति है उसको ऊपर उठा सकें जी, और लोगों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दे सकें। जी, तो किसी भी समाज में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पैमाना होते हैं कि वो समाज कितना सभ्य है, उस समाज में लोगों को कितने राइट्स दिए गए हैं। जहाँ तक भारत की बात है, ये कोइंसिडेंट है कि जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था उसी समय यूएनओ का डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स भी लिखा जा रहा था। जी, और फंडामेंटल राइट्स और यूएनओ की ह्यूमन राइट्स जो हैं ये आपस में ओवरलैप भी करते हैं और लगभग एक दूसरे से कुछ ड्रॉ करते हैं। जी, हमारे संविधान में अध्याय 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। जो हमारा मूल संविधान था उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स 7 थे। जी, अब ये फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। उस 7 में कम हो गए। वो मैं बताता हूँ आपको कि एक हमारा फंडामेंटल राइट होता था आर्टिकल 31 के अंदर, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके। तो 1978 में एक 44वीं अमेंडमेंट हुई संविधान में, उसके तहत इसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके सिविल राइट्स में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया सेक्शन 300A के अंतर्गत। जी, तो अब इस समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं मुख्य रूप से, जी, जिसमें पहला सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा, वो है राइट टू इक्वलिटी, जी, कि कानून के समक्ष हर जो व्यक्ति है वो समान होगा। और दूसरा फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे, ये जो राइट टू इक्वलिटी है 14 से लेकर 18 तक आता है ये, और 19 से लेकर 22 तक है हमारा फ्रीडम, जी, राइट टू फ्रीडम हमारा आता है। और उसके बाद हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जी, देन आता है हमारा फ्रीडम टू रिलीजन। ओके। और फिर उसके बाद आता है हमारा राइट अगेंस्ट एजुकेशनल एंड कल्चरल हेरिटेज, जो माइनॉरिटी के लिए खास करके है। ओके। और 5वां हमारा फंडामेंटल राइट है रेमेडीज़ अगेंस्ट, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को स्नैच करता है तो हम किस तरीके से उसको बहाल कर सकते हैं, ये सेक्शन 32 के अंतर्गत आता है। ओके। तो कुल मिलाकर के इस समय हमारे संविधान में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जी, और ये 6 फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये किसी भी तरह से इनको स्नैच नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं इन पर।
डॉक्टर साहब, तो 6 फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक आपने जो बताया उसमें एक छोटा सा डाउट मेरे दिमाग में आया जी, कि जैसे आपने बोला 7 था पहले, हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, पर वो वहाँ से हटा के हमारे को सिविल राइट दे दिया गया, तो वो कानून बना दिया गया। तो क्या इसको मतलब ये समझें कि फंडामेंटल राइट कानून नहीं है? नहीं, फंडामेंटल राइट जो है, देखिए सिविल लॉ एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जी। फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं, वो कुछ एक राइट्स हैं जो किसी भी परिस्थिति में छीने नहीं जा सकते, कुछ विशेष परिस्थिति में ही छीने जा सकते हैं। जी। फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो सकते हैं, ओके। बट जो सिविल राइट्स हैं वो लगभग उसी तरह से रहते हैं। फ़र्क दोनों में इतना है कि राइट टू प्रॉपर्टी सिविल राइट में डाला क्यों गया, कि खास करके जब फंडामेंटल राइट होते हैं, जब गवर्नमेंट ने कोई लैंड एक्वायर करनी होती थी लोगों से, जी। तो लोग फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते थे सेक्शन 32 और सेक्शन 226 के अंडर, क्योंकि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो डेवलपमेंट के लिए जब गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करनी होती थी तो फिर वहाँ पे ये अड़चन आती थी, इसलिए वहाँ से निकाल करके इसको सिविल राइट में डाला गया, क्योंकि सिविल राइट को प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो फंडामेंटल राइट से थोड़ा अलग है। वहाँ पे आपको जो सिविल कोर्ट है, जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, उनके थ्रू ऊपर जाना पड़ता है। ओके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस राइट को फंडामेंटल राइट से निकाल करके सिविल राइट में। और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ सुप्रीम कोर्ट है? फंडामेंटल राइट को अगर प्रोटेक्ट करना हो, जो बाद में हम सेक्शन 32 में जाएंगे भी, कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को स्नैच करता है तो कोई भी भारत का नागरिक सीधे सेक्शन 32 के अंतर्गत पटिशन दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ओके। या फिर 226 के अंतर्गत सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकता है। ओके। और इसी अध्याय के सेक्शन 13 में एक रिव्यू का राइट है कि यदि कोई भी लॉ बनता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, जी। तो उस कानून का रिव्यू जो है वो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके। अगर वो पाया जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो फिर उस कानून को निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी कानून हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ओके। इसी से एक और सवाल फंडामेंटल राइट्स पे आ रहे हैं। आपने पहला राइट बताया, राइट टू इक्वालिटी। तो बहुत सारे हमारे दर्शकों को ये लग सकता है, जो एक प्रश्न मेरे मन में भी उठ रहा है, और एक आपने साथ में और बताया राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, प्रैक्टिस रिलीजन, जो भी आप चाहते हैं। तो इन दोनों में पहले तो क्या डिफरेंस है? अगर हम राइट टू इक्वालिटी दे रहे हैं तो प्रैक्टिस रिलीजन ऑटोमेटिकली उसमें आ गया, तो इसको अलग राइट देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? और दूसरा, और अगर ये राइट्स हैं तो इंडिया में रिजर्वेशंस क्यों हैं? और लेटेस्ट जैसे हम यूजीसी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कंट्राडिक्शन ऑफ राइट टू इक्वालिटी नहीं है, या ये किस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए? देखिए गर्ग जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और वेल डिस्कस्ड प्रश्न है इस वक्त पूरे भारत में। रिजर्वेशन का इशू भी इसमें शामिल है। पहले तो मैं ये बताऊं कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जी और फ्रीडम टू एनी रिलीजन, जी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ के सामने हर व्यक्ति जो भी उनके समक्ष आएगा उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो सेक्स बेस्ड, ना वो रिलीजन बेस्ड, ना वो प्लेस ऑफ बर्थ पर बेस्ड होगा। जो भी व्यक्ति लॉ के सामने होगा वो इक्वल माना जाएगा। तो ये तो है हमारा लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट। अच्छा, जो रिलीजन की बात है वो थोड़ा अलग है, जब मैं समझता हूँ उसको बाद में हम कवर करते हैं, क्योंकि जो वो फ्रीडम के अंतर्गत आता है जी हमारा। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 18 तक। ठीक है। तो इसी के अंतर्गत वो चीज़ें छुपी हैं जो आपका प्रश्न था रिजर्वेशन वाला। वास्तव में जो सेक्शन 15 है वो हमें ये कहता है कि भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सबको मौका बराबर दिया जाएगा। जी। फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि रिजर्वेशन क्यों? इसी तरह सेक्शन 16 के अंतर्गत हमें एक और राइट है कि जहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ पे भी लोगों को बराबर मौके दिए जाएंगे। यहाँ पे भी ये प्रश्न उठता है कि फिर वहाँ पे रिजर्वेशन क्यों? अब सेक्शन 15 और सेक्शन 16 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बराबर मौके
और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर मौक़ों पर ये हमें एक राइट देता है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, वो भी हमारी सामाजिक परिस्थितियों से निकलता है जी। गर्ग जी, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हम जानते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है वो कुछ बड़ा सामाजिक इतिहास हमारा कुछ और तरह का है। कुछ एक ऐसे सेक्शन थे, खास करके एससी और एसटी, जिनको बाद में माना गया, उनके साथ एक भेदभाव होता था, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। Agreed. और वो सोशली एंड एजुकेशनली बहुत पिछड़े हुए लोग थे जी। बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे। जहाँ तक इसमें आएगा भी आगे भी अनटचेबिलिटी भी इसमें थी जी। कि अगर उनको कोई छू लेता था तो छूने वाले का पाप नहीं, लेकिन यदि किसी एससी कमेटी के आदमी को छू लिया गया तो वो पाप भी किसके सिर आता था? एससी कमेटी की, क्योंकि वो वहाँ गया ही क्यों। जी। तो इन परिस्थितियों में प्रश्न ये पैदा हुआ संविधान सभा के सामने कि भी इन लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके ऊपर उठाया जाए, बराबर लाया जाए। देन इसी में सेक्शन 15 में सेक्शन 15(4) है एक, जी। उसमें ये कहा गया कि जहाँ तक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों की बात है, उन्हें एक सोशल प्रोटेक्शन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। जी। तब उसमें कुछ एक ग्रांट्स दी गई हैं उनको कि भी अगर हम उनको नहीं देंगे तो वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कहीं स्कूल में जा पाएँ या कहीं वो पढ़ पाएँ। इसलिए सेक्शन 15(4) है वो उसमें ऐड किया गया। इसी तरह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये था कि ना तो इन लोगों के पास कोई ज़मीन थी, ना तो इन लोगों के पास अपने इवन मकान थे, इनके पास बेचने के लिए केवल श्रम था। जी। तो श्रम बेच करके ही अपना रोजी रोटी गुजारा करते थे। तो इस प्रश्न के समाधान के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे पहला नियम है कि आप हाशिए पर बैठे हुए अकेले व्यक्ति को भी बराबर लाने का प्रयास करेंगे। जी। तो समाज में बराबर लाने के लिए ये प्रश्न आपका हो सकता है कि वो बराबर आए कितने नहीं आए, वो एक अलग एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन एक प्रयास था कि भी ये जो 22% सेक्शन है SC/ST का, इसको किस तरीके से आप सोसाइटी में अपलिफ्ट करेंगे। तो सेक्शन 15(4) और 16(4) जोड़े गए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी। और फिर आता है हमारा सेक्शन 17। जी। सेक्शन 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को अबलिश किया गया। जी। क्योंकि अनटचेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा हमारा एक काला अध्याय माना जाता है हमारे समाज का। तो ये कानून बनाकर इसको ख़त्म किया गया कि पब्लिक प्लेस पर कहीं पर भी किसी आदमी को आप जाति सूचक शब्दों से गाली नहीं दे सकते। और दूसरी बात, ये जो अनटचेबिलिटी है इसका उन्होंने टोटली विरोध किया। पानी खुद नहीं पी सकते थे लोग, फिर किसी का वेट करना पड़ता था, और कई चीजें ऐसी थी। हम सुनते हैं कि बावड़ियाँ अलग होती थी, बावड़ियाँ अलग होती थी, केवल तो होती नहीं थी, तालाबों का पानी पीते थे। ये तो मैंने देखा है डॉक्टर साहब, आपको बताऊं कि कुछ जाति के लोगों को बोला जाता था कि आप यहाँ से गुजरोगे तो चप्पल पहन के नहीं गुजरोगे, आप ये सारी चीजें थी। तो अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी के बाद जो फिर इसमें अगला है वो है कि सभी प्रकार के पुराने टाइटल्स को खत्म कर दिया गया। टाइटल वही होंगे जो गवर्नमेंट देगी, चाहे भारत रत्न के रूप में, चाहे पद्म विभूषण के रूप में, पद्म भूषण के रूप में, या ग्लैंट्री अवार्ड, अशोक चक्र विजेता वगैरह। आर्मी के और जो गवर्नमेंट के जो टाइटल्स हैं वही मान्य होंगे, जो पुराने महाराजा धीराज या दूसरे ऐसे कुछ लोगों ने, राय बहादुर जी, ऐसे सारे टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया। तो ये राइट टू इक्वलिटी था हमारे सामने। और इसमें वो जो रिजर्वेशन का मुद्दा जो आपने उठाया था वो आज भी कंट्रोवर्शियल है जी। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कानून सामाजिक परिस्थितियों से ऊपर नहीं होता, हमें उनके बारे में सोच करके ही कानून बनाना पड़ता है। तो ये था इसमें हमारा इक्वलिटी का जो कंसेप्ट था। अब जो दूसरा आता है वो होता है राइट टू फ्रीडम। हमारा जी। राइट टू फ्रीडम है सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 22 तक। और गर्ग जी, यही वो राइट टू फ्रीडम के सेक्शन 19 के अंतर्गत जो प्रावधान हैं, यही है जो उस समय सस्पेंड होते हैं जब देश में इमरजेंसी लगती है। ओके। और इनमें सबसे पहले आता है कि भी आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं किसी भी टेरिटरी में, आप कहीं पे जाके रिजाइड कर सकते हैं, बस सकते हैं, है ना। हालांकि इसमें भी कई चीज़ें, जैसे आर्टिकल 370 से पहले J&K का हमारे सामने मुद्दा था, हिमाचल में भी, जिसको हम मिनी 370 बोल देते हैं,
वो खास करके इसलिए होता है कि भी ट्राइबल एरिया में खास करके लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक कल्चरल हेरिटेज होती है। उसको बचाए रखने के लिए, उनके रीति रिवाजों को बचाए रखने के लिए, तो वो वहाँ पे बाहरी लोग जो है वो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं बनते। लेकिन सेक्शन 19 के अंतर्गत ये फ्रीडम है कहीं भी कुछ भी बोलने की, अभिव्यक्ति की, कहीं आने जाने की, कहीं पे व्यवसाय करने की, प्रोफेशन करने की, कहीं पर भी रिजाइड करने की। ये सेक्शन 19 के अंतर्गत है। और इसी के अंतर्गत एक आता है कि भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। ओके, ये है आपका सेक्शन 20 जी। इसमें ये है कि भी कोई भी व्यक्ति जो है उसे उतना ही कन्विक्ट किया जाएगा जितना कि उसने गुनाह किया हो। ओके, पुराने समय में जब सिविल लॉज नहीं थे तो फर्क नहीं किया जाता था, चोरी भी बराबर है, आपका डकैती भी बराबर है, आपका और तरह के क्राइम भी बराबर, जिसको जो मन चाहा वो सज़ा दे दी। लेकिन अब बाकायदा एक तय हुआ कि किस जुर्म की कितनी सज़ा होगी। सो आप एक तो जितना जुर्म किया उतनी ही सज़ा, दूसरी एक जुर्म की सज़ा आप बार बार नहीं दे सकते, एक जुर्म की सज़ा एक ही बार होगी। तो ये हो गया आपका फ्रीडम अगेंस्ट कन्विक्शन, जो है उसका राइट था कि बार बार उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते आप। और उसके बाद इसका आगे आता है कि भी कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून की नज़र में, मान लो उसे अरेस्ट किया जाता है, गुनाहगार है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपकी अरेस्ट का कारण क्या है, और उसको पूरी लीगल प्रोटेक्शन लेने का भी मौका देना पड़ेगा। आप उसको, मतलब ये नहीं कि आप उसको अरेस्ट कर लो, उसको बताएंगे कुछ नहीं, आप जितने दिन मर्जी अरेस्ट कर को, नहीं, आपको एक सर्टेन टाइम में उसको अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि उसने क्या किया है और क्यों उसको अरेस्ट किया गया है। ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। ओके, सो राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। और ये सेक्शन 19 के अंतर्गत जो राइट हैं, ये वो सारे राइट हैं जो सस्पेंड होते हैं जब देश में इमरजेंसी लगती है या किसी स्टेट में इमरजेंसी लगती है। ओके, तो ये है गर्ग जी हमारा दूसरी प्रकार का फंडामेंटल राइट जी। पर जैसे बहुत सारे हम देखते हैं, पर्टिकुलरली भारत में अब जो लेटेस्ट कुछ टाइम से चल रहा है, JNU के छात्रों को लेके या इधर उधर जो हम सुनते हैं कि जी वो राइट टू फ्रीडम टू स्पीच के लिए के नाम पे बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो इसका डिफिनेशन इंडियन पैनल कोड करता है, IPC करता है, जो हमारा लॉ सिस्टम है, या कॉन्स्टिट्यूशन का ही संदर्भ दे के कोई भी ऐसा कर सकता है? नहीं। उसकी डिफिनेशंस कहीं होंगी राइट टू स्पीच की भी, उसकी बाकी सब जो हमारे राइट्स हैं उसकी डिटेलिंग कहीं होती होगी? देखो, राइट टू स्पीच का मतलब ये है कि मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं मैं उनको व्यक्त कर सकता हूँ जी, लेकिन मेरी भावनाएं और मेरी अभिव्यक्ति जो है वो किसी दूसरे की अभिव्यक्ति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जी। आपने एक कहानी सुनी होगी कि मेरे पास एक छड़ी है और मैं उसको घुमाता हुआ चल रहा हूँ उस रोड पे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि भी आपकी छड़ी की जो स्वतंत्रता है वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ पे मेरे नाक की शुरुआत होती है। तो किसी दूसरे की फ्रीडम में हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते और किसी दूसरे की फ्रीडम को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अपनी अभिव्यक्ति के कारण, अपने कृत्यों के कारण। जी, तो ये तो एक रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स पे भी है जी। लेकिन इसकी जो ये जुर्म है या नहीं है इसको तय करती है हमारी IPC। अब ये जो जितनी भी घटनाएं आज घट रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो पिछले दिनों कानून में बहुत सी चेंजेस हुई है, BNS बनाया गया IPC की जगह, भारतीय न्याय संहिता, उसमें कुछ एक चीज़ें जोड़ दी गई हैं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अब कुछ ऐसा निज़ाम भारत में आया है जो किसी ना किसी तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा कम कर रहा है जो आदमी के सिविल और उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। और यदि कोई आदमी व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है तो व्यवस्था के विरुद्ध बोलने को ही देश के विरुद्ध बोलना मान लिया जाता है, जो एक बहुत गलत कंसेप्ट है। व्यवस्था के विरुद्ध बोलना आदमी का राइट है, देश के विरुद्ध बोलना वो उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत कॉमनली चल रहा है कि आज कोई भी सिस्टम को लेके, किसी भी व्यवस्था को लेके, किसी पॉलिसी को लेके भी अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसको आप बोलते हैं कि ये राष्ट्र के प्रति अपमान या गद्दारी है।
लेटेस्ट एग्जांपल सोनम वांगचुक का है। एक तरफ हमने उनको अवार्ड्स दिए और उन्होंने कुछ बात बोली और उनको अरेस्ट कर लिया गया, और वो भी बार बार यही कोट करते हैं कि दिस इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं सिर्फ अपनी बात व्यक्त कर रहा था, इसमें एंटी नेशनल कहाँ से हो गया। हाँ, ये व्याख्याएं जो हैं, कुछ नई व्याख्याएं शुरू हुई हैं अब। इस पर अगर हम चर्चा करें तो खास करके ये जो रजीम शुरू हुआ है 1914 के 2014 के बाद, धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता आज इतना सख्त हो गया कि किसी भी आदमी का विरोध सह ही नहीं सकते। जी। लोग बोलता तो है पीएमओ के विरुद्ध, उसे मान लिया जाता है कि ये देश के विरुद्ध है। लोग कहते तो हैं किसी कानून को बनाने के लिए, लेकिन मान लिया जाता कि ये हमारी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, और जो हमारी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है वो देशद्रोही है। ये कुछ एक इंसिडेंट है और इस पर बड़ी चर्चा करने की जरूरत है। तो ये सब जो ये है या नहीं, ये फिर जो आप PLS बता रहे हैं, जो लेटेस्ट लॉज हैं, ये उसमें डिफाइंड है? उसमें डिफाइंड है, Okay. उसमें डिफाइंड है, लेकिन डिले इतना है इस पूरी प्रोसेस में कि आदमी काफ़ी लंबे समय जेल में रहने के बाद उसे माना जाता है कि ये इसने तो कुछ किया नहीं था, फिर उसको छोड़ दिया जाता। लेकिन उसे 3-4 साल, जैसे आप सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं, मान लो 5 साल बाद उसे छोड़ भी दिया जाता है कि भी आपने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो उनका तो जो नुकसान होना था हो गया ना, वो 5 साल। तो ये सारी ड्रॉबैक्स हमारे समाज की हैं। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये एक व्यवस्था उसमें है। डॉक्टर साहब, ये तो फिर डिस्कशन नेवर एंडिंग है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ भी बीच में आना शुरू हो गया, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि दर्शक इस सब की क्लैरिटी चाहते होंगे, क्योंकि यही ओवरलैपिंग है जहां हमको समझ नहीं आता कि लॉ क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये डिस्कशन यूं ही जारी रहेगी नेक्स्ट एपिसोड में। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे ये निवेदन है कि आप अपने विचार और थॉट्स हमसे डिस्कस करिए। प्लीज़ पार्टिसिपेट विद अस। धन्यवाद।